दुबई के बिजनेस पर काला अंधेरा मंडलाने लगा क्योंकि दुबई की ज़मीन में तेल का लेवल कम होना शुरू हो गया और शेखों को इस बात की परेशानी होना शुरू हो गई। इसीलिए वो चाहते थे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करके टूरिज़्म में तब्दील कर दें, क्योंकि अगर तेल का बिजनेस ना भी रहा तो वो टूरिज्म से अरबों खरबों डॉलर कमा सकेंगे। इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने 14,000 करोड़ रुपयों का एक प्रोजेक्ट सोचा। उन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया भर के लोगों के लिए एक सफ़र बनाने का फैसला किया। हर साल दुबई में 50 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं, जिसे वो बड़ा करके 1.5 करोड़ कर देना चाहते थे। लेकिन इसमें परेशानी ये आई कि दुबई बहुत छोटा शहर था जिसमें सिर्फ 50 लाख लोग ही रह सकते थे, और इसीलिए क्राउन प्रिंस ने यह ठान ली कि अब वो समंदर के अंदर एक शहर बनवाएंगे, और वो चाहते थे कि यह काम सिर्फ 6 सालों में मुकम्मल हो जाए। उन्होंने आइलैंड को पाम ट्री की तरह बनाने के लिए सोचा, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई गई थी। इस शहर को बनाने के लिए इंजीनियर को कुदरत की ताकत से टक्कर लेना पड़ना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई कैसे 6 साल में पूरा एक शहर खड़ा कर डाला। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1, ये शहर समंदर में स्टील और सीमेंट की मदद से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन दुबई के शेख ने कुछ और ही सोचा था। इनकी सोच ने इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट सोचा था। वो सोचते थे कि इस शहर को पूरी तरह से नेचुरल बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट में रेत और चट्टानें लगने वाली थी, और इस प्रोजेक्ट को सर अंजाम देने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर हायर किए गए। नंबर 2, इंजीनियर को डर था कि सर्दियों में तूफान से आने वाली हवाएं इस शहर पर वार जरूर करेंगी। सभी इस जांच पड़ताल में लगे हुए थे। उन्होंने हिसाब लगाया कि इन लहरों का मुकाबला करने के लिए 3 मीटर ऊंची और 11 मीटर लंबी दीवार बनाई जाए। नंबर 3, समंदर के अंदर दीवार खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपयों के इंजन मंगवाए गए, जो रेत लाकर इसमें डाल रहे थे, और रेत को रोकने के लिए भारी पत्थर भी डाले गए थे। इसमें जितने पत्थर लगे थे इतने में मिस्र के पिरामिड बन सकते थे। गोताखोर बार बार समंदर में जाकर पत्थरों की पोजीशन चेक करते थे। नंबर 4, बाकी का काम करने के लिए 9 करोड़ 40 लाख मीटर रेत की ज़रूरत थी। इतनी रेत पूरे लंदन को 1 मीटर पीछे धंसाया जा सकता था। जो रेत दुबई में थी वो किसी काम की नहीं थी, बल्कि दुबई से रेत मिली जिसको पाइप के ज़रिए समंदर में छिड़काना शुरू कर दिया गया। नंबर 5, अब काम ठीक तरह से चल ही रहा था, लेकिन इंजीनियर्स को शक था कि इनका ये आइलैंड ठीक डिज़ाइन से बन रहा है। दुबई ने अपने सैटेलाइट के ज़रिए ऊपर से ही प्रोजेक्ट को मापना शुरू कर दिया। अब सबको ये नज़र आ रहा था कि पाम आइलैंड का सपना सच हो रहा है। नंबर 6, इस आइलैंड पर रेत ज़्यादा वज़न बढ़ाने वाला था, इसीलिए इंजीनियर रेत को सख्त करने की सोचने लगे। काफ़ी रिसर्च के बाद इसका भी हल ढूंढ लिया गया। उन्होंने ड्रिल को ज़मीन के अंदर उतार कर इसको वाइब्रेट किया। इससे चारों तरफ की ज़मीन हिलती है और ज़मीन ठोस होती चली जाती है। नंबर 7, अब प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला था, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जब काम ख़त्म होता है तब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी हो जाती है कि समंदर में पानी आइलैंड के चारों तरफ घूमता रहा। लोगों ने लाखों डॉलर खर्च किए थे। जब उन्होंने डिज़ाइन में रद्दो बदल करते देखा तो इनको इसका सलूशन बड़ी आसानी से मिल गया। इसका सलूशन ये निकाला,
اگر وہ دیوار میں 2 سوراخ کریں تو پانی چاروں طرف پھیل جائے گا۔ نمبر 8، 12 گھنٹے کام کرنے والے ایشیا کے ورکرز کو کام پر لگایا گیا تھا۔ ان لوگوں کو گرمی میں کام کرنا تھا۔ وہ اس میں ہوٹل، سڑکیں، سیوریج، شاپنگ مالز اور بلڈنگز بنانے میں مصروف ہیں۔ اس میں مکان بناتے ہی بک گئے تھے۔ اگر یہ شہر نہ ہوتا تو شاید دبئی کے پاس آج اتنا پیسہ نہ ہوتا۔ جی دوستو، یہ تو تھی دبئی کے پام سٹی کے متعلق ویڈیو جو آپ دوستوں تک پہنچائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔